दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के खंड 2 पर आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण के खंड 2 में कुल 10 अध्याय हैं। आर्टिकल के इस भाग में हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के हिस्से को शामिल कर रहे हैं। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि यह पहल आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के पहले खंड में कोविड-19 के प्रभावों और उससे निपटने की दिशा में भारत की रणनीति, कृषि सुधार की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास, भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, गरीबी की चर्चा की गई है। इसके अलावा उस खंड में असमानता और विकास, हेल्थ केयर क्षेत्र का महत्व, नवाचार की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों, आयुष्मान भारत योजना की सफलता, जरूरी आवश्यकताओं और बेयर नेसेसिटी इंडेक्स इत्यादि का भी जिक्र है। वहीं दूसरे भाग में कोविड-19 महामारी का भारत के साथ साथ वैश्विक प्रभाव, भारत की राजकोषीय स्थिति, अर्थव्यवस्था में सेक्टर वाइज योगदान इत्यादि का जिक्र मिलता है। इस भाग से कोरोना दौर में न केवल अर्थव्यवस्था की हालिया स्थिति का पता लग सकेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने की दिशा में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। इस आर्टिकल में हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 के खंड 2 के शुरुआती 5 अध्यायों को देखेंगे। इसमें हमने अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोषीय घटनाक्रम, वैदेशिक क्षेत्र, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता तथा कीमतें और मुद्रास्फीति अध्याय को शामिल किया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति की। सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। तिरुकुरल के अध्याय 49 से ली गई इस पंक्ति से आर्थिक समीक्षा 2020-21 के दूसरे खंड के पहले अध्याय की शुरुआत होती है। इस अध्याय में कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, इसका जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें कोविड-19 महामारी के वैश्विक रुझानों की व्याख्या की गई है। गौरतलब है कि चीन के वुहान से कोविड-19 का प्रकोप फैलना शुरू हुआ। दिसंबर 2020 तक इस महामारी ने अंटार्कटिका सहित 220 से अधिक देशों और सभी महाद्वीपों को प्रभावित किया। महामारी के शुरुआती चरणों में उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं कुल मामलों और कुल मौतों के मामले में 70% से अधिक के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की जैसे उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी महामारी तेजी से बढ़ी। इन क्षेत्रों में अब कुल मामलों और कुल मौतों का आंकड़ा लगभग 50% था। इस महामारी का प्रसार वेव के रूप में हुआ है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं तीसरी लहर का सामना कर चुकी थी। 2020 के अंत तक भारत और चीन को छोड़कर बाकी उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने दूसरी लहर का सामना किया। चीन ने फरवरी 2020 में पहली लहर का सामना किया था। इसके बाद यह कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था। भारत की बात करें तो सितंबर 2020 तक पहली लहर का अनुभव किया गया था। 17 दिसंबर 2020 को कुल 11.12 लाख एक्टिव केसेस के साथ कोविड-19 के मामले पीक पर थे। इसके बाद कुल दैनिक मामलों में गिरावट आने लगी और जनवरी 2021 में ये मामले घटकर 16,000 से भी कम हो गए। वैश्विक स्तर पर नए मामलों में भारत का हिस्सा सितंबर 2020 के 31% से घटकर दिसंबर 2020 में 4% पर आ गया। इसके बाद कोविड के प्रसार को रोकने की दिशा में किए गए प्रभावी प्रबंधन के जरिए भारत कोविड की दूसरी लहर का सामना करने से बच सका। भारत ने महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान मार्च-अप्रैल 2020 में कड़ा लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और रोकथाम के उपाय अपनाए गए थे। टेस्टिंग की प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई। इस दिशा में समय पर मामलों की पहचान, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग की प्रभावी रणनीति के रूप में पहचान की गई। जनवरी 2020 में भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के लिए केवल एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। आज देश में लगभग 2300 से अधिक प्रयोगशालाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति पर ध्यान देते हुए
भारत में 31 दिसंबर 2020 तक लगभग 18.5 करोड़ क्यूमुलेटिव कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया गया। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है, जिसने वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर मंदी का सामना करना पड़ा है। विश्व बैंक और IMF के अनुमानों के मुताबिक ग्लोबल आउटपुट में 2020 में 3.5 से 4.3% तक की गिरावट आने के अनुमान है। 2020 और 2021 में ग्लोबल GDP में $9 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की तीव्र गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दूसरी तिमाही में यह कम होकर 7.5% पर आ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की रिकवरी को V-शेप्ड रिकवरी नाम दिया गया। दुनिया भर के देशों ने भी इस महामारी से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में भरपूर प्रयास किया है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारत ने इस दिशा में जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीति हैंसेन एंड सार्जेंट 2001 की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित शोध से प्रेरित है। यह रणनीति सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने की नीति की सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त भारत ने 4 आयामों वाली रणनीति को तरजीह दी। इन आयामों में कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स शामिल हैं। इस दौरान वित्तीय और मौद्रिक समर्थन दिया गया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्ग को राहत और अनलॉक के दौरान खपत और निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। मौद्रिक नीति से नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और कर्ज लेने वालों को राहत दी गई। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है फिस्कल डेवलपमेंट्स यानी राजकोषीय विकास। प्रिसीशन बीट्स पावर एंड टाइमिंग बीट्स स्पीड, यानी सटीकता ऊर्जा को और समय गति को नियंत्रित करती है। इस अध्याय की शुरुआत कोनर मैकग्रेगर के इस कथन से होती है। अध्याय की शुरुआत में यह बात निहित है कि साल 2020-21 में भारत की राजकोषीय स्थिति चुनौतियों भरी रही। कोविड-19 महामारी ने देशों को लॉकडाउन का सहारा लेने को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी। इसकी वजह से राजस्व संग्रहण में कमी आई। कमजोर तबकों की स्थिति, छोटे व्यवसायों और अतिरिक्त व्यय जरूरतों ने राजकोषीय संसाधनों पर अधिक दबाव बनाया। इसका आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बाजारों और समाज के कमजोर वर्गों के अस्तित्व पर अचानक और गहरा असर देखने को मिला। ऐसे में कई देशों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेज अपनाए। भारत ने इसके विपरीत अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त रहने वाली कैलिब्रेटेड अप्रोच को अपनाया। इसलिए भारत ने महामारी के शुरुआती महीनों में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। खपत और उपभोग को बढ़ाने की कोशिश में वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं होने दिया गया। इसके बदले भारत ने इस बात पर फोकस किया कि सभी की जरूरतों का ध्यान दिया जाए। इसमें कमजोर तबके के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, छोटे व्यवसायियों के लिए आपातकालीन ऋण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल था। अनलॉक चरण के दौरान जहां एक तरफ आर्थिक गतिशीलता में बढ़ोतरी देखी गई, मासिक राजस्व संग्रह पर गौर करें तो बीते कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण इसमें बढ़ोतरी हुई है। मासिक GST संग्रह पिछले 3 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर रहा है। दिसंबर 2020 में यह सबसे अधिक था। कर प्रशासन में सुधारों से पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया को और गति मिली। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यय नीति पूंजीगत व्यय पर केंद्रित रही। वर्ष 2020 के अंतिम 3 महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई। अक्टूबर में इसमें 129%, नवंबर में 249% और दिसंबर में 62% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व में कमी और उच्च व्यय की मांग को देखते हुए सरकार को 2020-21 में फिस्कल स्लिपेज की आशंका है। हालांकि समीक्षा में यह बात भी निहित है कि राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन से यह विचलन क्षणिक हो सकता है। लिहाजा मध्यम अवधि में एक स्थायी फिस्कल पाथ को सक्षम बनाने के लिए GDP वृद्धि दर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वे के इस अध्याय में फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 और फेसलेस अपील स्कीम 2020 का भी जिक्र किया गया है। दरअसल अगस्त 2020 में असेसमेंट योजना का नाम बदलकर फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 किया गया था।
इस योजना में आईटी टीमों के मामले के रैंडम आवंटन, करदाता और आयकर अधिकारियों के संपर्क के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत ही नई दिल्ली में एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई। फेसलेस अपील स्कीम 2020 के तहत गंभीर धोखाधड़ी पर कर चोरी, संवेदनशील खोज मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम से जुड़ी अपीलों के अपवाद के साथ आयकर अपील को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत अंतिम रूप दिया जाएगा। यह योजना केंद्रीय स्तर पर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर की स्थापना करती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर ई अपील की कार्यवाही के संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय होगा। अब आइए तीसरे अध्याय की तरफ रुख करते हैं, जिसका शीर्षक है वैदेशिक क्षेत्र। इस अध्याय में कोविड-19 के वैश्विक प्रभावों और इसका ग्लोबल ट्रेड, आयात और निर्यात इत्यादि पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, इसका जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी ने 2020 में सबसे खराब वैश्विक मंदी को जन्म दिया। फलतः आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली। वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्त पोषण की स्थिति में करंट अकाउंट्स बैलेंस और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिले। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस में सुधार हुआ है। भारत के ग्लोबल ट्रेड की बदलती प्रकृति रत्न और गहनों, इंजीनियरिंग गुड्स, कपड़े और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी और ड्रग्स एवं फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में दिखाई देती है। वैश्विक आर्थिक परिवेश को देखें तो WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड में 9.2% तक की कमी आई। इसके बाद 2021 में 7.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड में 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसी तिमाही के दौरान गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स में भी 2007 के बाद से सबसे तेज कमी दिखाई दी और यह 84.5 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अक्टूबर 2020 वाले संस्करण में IMF ने 2020 में वैश्विक उत्पादन में 4.4% की तेज गिरावट की उम्मीद जताई। एडवांस्ड इकोनॉमीज में GDP के साथ साथ व्यापार की मात्रा में होने वाले संकुचन के EMDEs यानी इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में होने वाले संकुचन की तुलना में अधिक गंभीर होने के अनुमान है। वहीं IMF की अक्टूबर की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अर्थव्यवस्था के लिए ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा आय की बात करें तो महामारी के दौरान इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि EMDEs पर इसका प्रभाव 6 देशों अर्जेंटीना, इक्वाडोर, बेलीज, लेबनान, सूरीनाम और जाम्बिया की अपेक्षा कम रहा। गौरतलब है कि विदेशी मुद्रा आय उत्पाद निर्यात, रेमिटेंस और पर्यटन पर निर्भर करती है। भारत के भुगतान संतुलन में विकास की संभावनाओं पर गौर करें तो 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान भारत के निर्यात और आयात में संकुचन देखने को मिला। ऐसा वैश्विक व्यापार में आई कमी के कारण देखने को मिला। आयात में गिरावट की वजह से निर्यात में कमी आई। इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बीते साल की पहली तिमाही के 49.2 बिलियन डॉलर की तुलना में जून 2020 में 9.8 बिलियन डॉलर रहा। ड्रग फॉर्मुलेशन एवं बायोलॉजिकल, मरीन प्रोडक्ट्स, गोल्ड एवं अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषण, RMG कॉटन एवं एसेसरी, कॉटन फैब्रिक्स एवं परिधान, लौह इस्पात, लौह अयस्क, बासमती चावल और पेट्रोलियम उत्पाद ऐसी 10 वस्तुएं हैं जिनमें भारत का मर्चेंडाइज व्यापार संतुलन अनुकूल रहा, जबकि कच्चा तेल, सोना, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, वनस्पति तेल, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सहायक उपकरण, निर्मित उपकरण, कच्चा प्लास्टिक पदार्थ और एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट एवं पुर्जे ऐसे 10 उत्पाद हैं जिनमें भारत का मर्चेंडाइज्ड व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा। USA, बांग्लादेश, नेपाल, UK, नीदरलैंड, श्रीलंका, तुर्की, कतर, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया ऐसे टॉप 10 देश हैं जिनके साथ भारत का मर्चेंडाइज्ड व्यापार संतुलन अनुकूल रहता है। वहीं अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, UK, मलेशिया, नीदरलैंड और नेपाल टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, जबकि चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सऊदी अरब, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया, कोरिया रिपब्लिक, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड
टॉप 10 इंपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। समीक्षा के इस अध्याय में भारत के वैश्विक फार्मेसी बनने की संभावनाओं पर भी बात की गई है। गौरतलब है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में तीसरे पायदान पर है, जबकि चीन और इटली इस मामले में क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर काबिज हैं। भारत ने वैश्विक फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को 2010 में 1.4% से बढ़ाकर 2019 में 2.6% तक कर लिया है। 2019 में वैश्विक फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11वें स्थान पर रहा, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 3 स्थानों पर रहे। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार के 2030 तक $1.5 ट्रिलियन से आगे निकल जाने की आशंका है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की बात करें तो पाएंगे कि इसकी वर्तमान वैल्यू $41 बिलियन है, जिसके 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक 120 से 130 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। जेनेरिक दवाइयों के लिए भारत एक अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम हो रहा है। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास यूएसए के बाहर यूएस FDA कंप्लेंट फार्मा प्लांट्स की एक बड़ी संख्या है। ऐसे में आइए अब चौथे अध्याय को देखते हैं, जिसका शीर्षक है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। कोविड-19 महामारी की वजह से मौद्रिक नीति को मार्च 2020 से काफी आसान बना दिया गया। मार्च 2020 से रेपो रेट में 115 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की गई है। इसमें मार्च 2020 में मौद्रिक नीति समिति की हुई पहली बैठक में 75 बेसिक पॉइंट्स और मई 2020 में हुई दूसरी बैठक में 40 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की गई थी। इसके बाद की बैठकों में पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान लिक्विडिटी सपोर्ट में काफी वृद्धि देखी गई। 2020-21 में प्रणालीगत तरलता की बात करें तो यह सरप्लस में बनी रही। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की स्थिति को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया। इन उपायों में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आदि शामिल हैं। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रवाह बाधित रहा। इसका अहम कारण बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों दोनों ही के द्वारा ऋण बढ़ोतरी को कम करना है। 1 जनवरी 2021 तक बैंक की ऋण वृद्धि घटकर 6.7% रह गई। 2020-21 में बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ऑफ टेक में बड़े पैमाने पर मंदी देखी गई। सितंबर 2020 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल घरेलू निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो मार्च 2020 के अंत में 8.21% से घटकर 7.49% रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों में हुए सुधार के कारण मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच 14.7% से बढ़कर 15.8% हो गया। G-Sec यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में विकास की बात करें तो 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 10 सालों के बेंचमार्क वाले G-Sec यील्ड में कारोबार मंदा रहा। इस दौरान नीति दरों, कच्चे तेल की कीमतों और अधिशेष नकदी पर नजर रखी गई। 10 साल के बेंचमार्क वाले G-Sec यील्ड जो कि अप्रैल 2020 में तकरीबन 6.4 से 6.5% थे, वे मई 2020 के मध्य तक 5.73% तक आ गए। अध्याय में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 को अथवा उसके बाद से सामने आने वाले डिफॉल्ट मामलों पर 25 सितंबर 2020 तक नई दिवाला प्रक्रियाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी गई। यह कदम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत उठाया गया। कोविड-19 के मद्देनजर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को 5 जून 2020 से लागू किया गया था। वहीं आरबीआई ने 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए विशेष समाधान वाली रूपरेखा की घोषणा की। ये एसेट्स ऋण स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्था और कोविड-19 से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में कुछ विनियामक उपाय अपनाए गए थे। वाणिज्यिक क्षेत्रों में किए गए उपायों में PSBs का मर्जर, MSME ऋणों का पुनर्गठन, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन और ऋणों के बाहरी मानदंड निर्धारित करना शामिल है। 1 फरवरी 2020 से एंकर बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के साथ अन्य 10 PSBs का कंसोलिडेशन प्रभावी हो गया।
कोऑपरेटिव बैंकों में किए गए उपायों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण टारगेट में संशोधन और एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सहकारी बैंकों को योग्य सदस्य ऋणदाता संस्था के रूप में समावेश करना और दिशा निर्देश जारी करना शामिल है। इसके अलावा इसमें सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को बड़े जोखिमों से अवगत करना भी शामिल है। साथ ही इन उपायों के अनुरूप ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 से संशोधित किया गया। वित्तीय लेन देन पर गौर करें तो बीते कुछ सालों में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। यूपीआई के जरिए 19.35 लाख करोड़ रुपए और रुपे कार्ड के जरिए 1.02 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इस क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन 2 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। ये संकेतक हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की गणना जीडीपी के बीमा प्रीमियम प्रतिशत के रूप में और इंश्योरेंस डेंसिटी की गणना जनसंख्या के इंश्योरेंस प्रीमियम अनुपात के रूप में की जाती है। भारत में 2001 के दौरान इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जहां 2.71% था, वह 2019 तक बढ़कर 3.76% हो गया। वहीं इंश्योरेंस डेंसिटी जो 2001 में $11.5 थी, वह 2019 में बढ़कर $78 तक पहुंच गई। पेंशन सेक्टर को देखें तो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कुल योगदान में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर इस अध्याय में कोविड-19 के दौर में हुए मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, वित्तीय लेन देन और बैंकिंग क्षेत्र में अपनाए गए विनियामक उपायों इत्यादि का जिक्र किया गया है। अब हम जिस 5वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं उसका नाम है कीमतें और मुद्रास्फीति। सर्वे के इस चैप्टर से पता चलता है कि 2013-14 के बाद से सीपीआई कंबाइंड यानी सीपीआईसी इन्फ्लेशन में काफी गिरावट आई है। 2020 के दौरान मुद्रास्फीति डायनामिक्स में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कोविड-19 की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सबसे अधिक रही। मुद्रास्फीति की दरों में बढ़ोतरी का सबसे अहम कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का आसमान छूना है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 9.1% की बढ़ोतरी देखी गई। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न समस्याओं की वजह से कीमतों की गति में व्यापक तेजी देखने को मिली। इसकी वजह से अप्रैल 2020 से ही मुद्रास्फीति की गति तेज बनी रही। ग्रामीण शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति जो कि साल 2019 के दौरान अधिक थी, उसमें नवंबर 2019 के बाद से गिरावट देखी गई और यही गिरावट 2020 में भी जारी रही। थाली प्राइस की बात करें तो जून 2020 से लेकर नवंबर 2020 में इसमें बढ़ोतरी देखी गई। वहीं दिसंबर 2020 में इसके मूल्य में गिरावट देखी गई। इससे यह पता चलता है कि बहुत सी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। राज्यवार रुझानों को देखने से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआईसी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर इसमें भिन्नता देखने को जरूर मिली है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जून से दिसंबर के दौरान सभी राज्यों में मुद्रास्फीति 3.2 से लेकर 11% के बीच रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि कर मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए एक बढ़िया मुद्रास्फीति मापक हो सकती है, जबकि मौद्रिक नीति के लिए एकल मानदंड के रूप में सीपीआईसी मुद्रास्फीति पर गौर करना उचित नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि अल्पकालिक होती है और सामान्यतः आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती है, लिहाजा यह मौद्रिक घटना नहीं है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता लाने की दिशा में भी कई प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में प्याज के निर्यात पर रोक, प्याज की जमाखोरी पर रोक और दालों के आयात पर लगे प्रतिबंधों पर ढील देना इत्यादि शामिल है। इन उपायों के लिए भी हमें ऐसे उपाय करने की जरूरत है जो लंबे समय तक कारगर रहें। मसलन विकेंद्रीकृत कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करना, उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करना, समय पर सिंचाई और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का इस्तेमाल आदि। इन सब उपायों से ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल के तहत स्टोर किए गए प्याजों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इन सब बातों के साथ साथ इस अध्याय में आयात नीति में एकरूपता लाने की भी बात की गई है। गौरतलब है कि खाद्य तेलों के आयात पर अधिक निर्भरता आयात की कीमतों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव का खतरा पैदा करती है। इसके साथ ही यह आयात डोमेस्टिक एडिबल ऑयल मार्केट के उत्पादन और कीमतों को भी प्रभावित करती है। सोने की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी देखी गई है। इस कारण कोविड-19 द्वारा उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं में निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया। यह पूरी बात आर्थिक समीक्षा खंड 2 के पहले 5 अध्यायों की थी। ऑडियो आर्टिकल के अगले अंक में हम शेष 5 अध्यायों पर चर्चा करेंगे।
आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कोविड-19 महामारी से भारत और दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग चरमरा सी गई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के प्रभावों के साथ साथ इससे उबरने की दिशा में भारत के प्रयासों की समीक्षा कीजिए।